हाँ, तो इसमें अपन वात पित्त कफ को शुरू करते हैं। देखिए, हमारे शरीर में आयुर्वेद कहता है कि तीन वात पित्त और कफ, ये तीनों मौजूद होते हैं। जब इनका बैलेंस खराब हो जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं। अब पहले तो हम ये स्थिति देख लें कि वात पित्त कफ हमारे शरीर में कहाँ कहाँ है। तो हमारे कफ जो है वो हमारे छाती में, मुंह पे, मुंह से लेके छाती तक के हिस्से में, सिर से लेके छाती तक के हिस्से में कफ होता है। फिर हमारे छाती से लेके और उसके नाभि के नीचे तक हमारा पित्त होता है। और वात होता है हमारे कमर से लेके और नीचे के एड़ी तक हमारे वात होता है, विद्यमान होता है। ये इनकी जगह है। जैसे अब इसको अगर उम्र के हिसाब से देखें हम, तो जब हम बहुत छोटे होते हैं, पैदा होते हैं, तो हमारे वात के रोग ज्यादा कफ के रोग ज्यादा होते हैं। जैसे छोटे बच्चों को उल्टी होना, जुकाम होना, कफ रहना, ये सब बचपन में होते हैं हमें। जवानी में हमें पित्त के रोग ज्यादा होते हैं। पित्त के रोग जैसे पेट में जलन होना, एसिडिटी होना, ये सब पित्त के रोग है। पित्त का मतलब होता है एसिडिटी। और वात के रोग होते हैं जब हमारी एक मतलब 55-60 के अबव जब हम हो जाते हैं, तब हमारे होते हैं वात के रोग। तब ये प्रॉब्लम होती है, कमर में दर्द होना, घुटने में दर्द होना, एड़ियों में दर्द होना, है ना। तो पहले तो हम ये स्थिति समझ लेते हैं। अब इसके बाद जो हम बात करते हैं कि इनके बिगड़ने से कैसे कैसे बीमारियां होती हैं, तो आप देखेंगे कि जितनी भी बीमारियां हमारे शरीर में है, उसका हम लोग वात पित्त और कफ के संतुलन करके ही इलाज करते हैं। अब वात पित्त कफ में वात क्या होता है? वात तो हवा होती है, गैस होती है, जो गैस बन जाती है। कफ और पित्त लगभग बराबर होते हैं। पित्त में खट्टा पानी आना, पेट में जलन होना, फूड पाइप में जलन होना, ये पित्त का वो होता है। कफ लिसलिसा होता है, जो जुकाम हमारा जो खांसी जुकाम में जो बलगम आता है, वो होता है। अब इससे बहुत सारे रोग हमारे होते हैं। जितने भी रोग हैं हमारे, वो सब इन्हीं के बिगड़ने से होते हैं। इनका बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें एक दिनचर्या अपनानी चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करें। सुबह हम लोग, वैसे रात को अगर हम 8 बजे खाना खा लेते हैं, तो अन्न का सेवन हम अगले दिन सुबह 1 बजे तक करें। उससे पहले हम अन्न ना खाएं। आयुर्वेद कहता है कि एकाहार करना चाहिए। जैसे हमने चावल खाए हैं तो हम रोटी ना खाएं, रोटी खा रहे हैं तो चावल ना खाएं, क्योंकि दोनों की पाचन की जो अवधि है वो अलग अलग है। आवाज आ रही है मेरी? दोनों की पाचन की अवधि अलग अलग है, तो हमें कभी भी चावल और रोटी एक साथ नहीं खानी चाहिए। ये हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होते ढंग से, और उससे हमें सबसे मेन जो अभी बात है, डायबिटीज की बीमारी, वो इससे हो रही है। दूसरी चीज है कि जब अन्न पचता नहीं है और सड़ता है, तो हमें शुगर की बीमारी होती है। ठीक है, शुगर की बीमारी पित्त की बीमारी है। पित्त जब हमारा खराब हो जाता है तो शुगर होता है। तो उसके लिए ये है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग करें, रात को 8 बजे खाना खाएं। तो सुबह नाश्ते में हमें सिर्फ फ्रूट्स, वेजिटेबल, सूप, जूस, यही सब लेना है, अन्न बिल्कुल नहीं लेना। तो ये जो फास्टिंग होती है, इससे हमारे जो पाचन क्रिया है वो बहुत अच्छी हो जाती है। उसके बाद लंच में हमें एक बड़ी प्लेट सलाद लेना है। दाल, रोटी, सब्जी, ये खानी है। शाम को स्नैक्स में हमें मखाने खाने चाहिए। मखाने बहुत फायदा करते हैं। या फिर गुड़ और चना खा सकते हैं हम लोग, जो आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, ये खाना चाहिए। और डिनर में हमें खाना खाना चाहिए प्रॉपर। अच्छा, मैं एक बात और कहूंगी कि हम लोग कहते हैं, आयुर्वेद में चरक संहिता में ऐसा लिखा हुआ है कि रात का खाना हैवी खा सकते हैं और दिन का खाना हल्का खाना चाहिए। तो इस पे मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम, ऐसा तो हमने सुना ही नहीं आज तक कि रात का खाना हैवी और दिन का हल्का होना चाहिए।
लेकिन इसका एक कारण है। क्या होता है, जब हम दिन में खाना खाते हैं उसके बाद हम अमूमन वर्किंग प्लेस पे होते हैं, हमारा जो खाने की पाचन क्रिया है बैठे बैठे अच्छे से खाना डाइजेस्ट नहीं होता। वहीं हम रात को बहुत रिलैक्स मूड में होते हैं, सब लोग खाना खा के या तो थोड़ा टहलते हैं या लेट जाते हैं, कोई टीवी देख रहा होता है, कोई कुछ। तो खाना पचाने में जितनी भी एनर्जी हमें लगनी है वो प्रॉपर लग जाती है और खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। अब हम करते क्या है कि जब हमें खाना डाइजेस्ट होना है, हमारा अच्छा खाना खाना है, तब तो हम रात को सिर्फ सूप पी के सो जाते हैं या दलिया खा के सो जाते हैं, और दिन में हम गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा पेट निकलने लगता है। आप कभी ट्राई करिएगा, कभी लंच में आप कोई हैवी खाना खा लीजिएगा, दाल बाटी खा लेंगे या कुछ भी हैवी, छोले चने राजमा। रात को आपको रात तक आपको डकारें आने लगेंगी, ऐसा लगेगा बहुत हैवी हो गया है हमारा खाना, हमसे मतलब रात को कुछ खाया नहीं जाएगा। वहीं आप रात को अगर हैवी खाना खा के सोने के 3 घंटे पहले, है ना, खाना खा के सोते हैं, तो सुबह रात को आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी और सुबह पेट भी जल्दी से साफ हो जाएगा। करके देखिएगा, ये एकदम अचूक नुस्खा है सही रहने का, स्वस्थ रहने का। इससे वेट लॉस भी होता है, क्योंकि आपका जब खाना पूरा डाइजेस्ट होता है, उसके सारे जूस बनते हैं, तो वो फैट में कन्वर्ट नहीं होता। तो डायबिटीज में हमें सबसे अच्छे, डायबिटीज की प्रॉब्लम है कि हमारा लिवर कमजोर है, इसलिए हमें शुगर हुई है, और उसके लिए हमें लिवर को ठीक करना है, तो खान पान हमारा ठीक होना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए जिनके उनको इंसुलिन लगता था, लेकिन उनका इंसुलिन भी बंद हो गया, दवाइयां भी नहीं लेते, वो पूरे स्वस्थ हैं। अब कई लोग कहते हैं कि मैम शुगर बहुत ज्यादा है, हम फ्रूट्स कैसे खाएं, फ्रूट्स में मीठा होता है। लेकिन मैं कहती हूँ फ्रूट्स का जो नेचुरल मीठा है वो कभी भी नुकसान नहीं करता, लेकिन फ्रूट्स कभी भी अन्न के साथ या दूध के साथ नहीं लिए जाते। सुबह के टाइम नाश्ते के समय दूध वर्जित होता है। आयुर्वेद में वैसे भी दूध वर्जित ही बताया है, लेकिन जब अगर आप लेना ही चाहता है कोई दूध, तो रात को सोते वक्त 1 कप दूध पी का दूध पीकर सोए। सुबह सूप और जूस का टाइम होता है, लंच में दही और छाछ का टाइम होता है, और रात को हमारे आयुर्वेद में कहते हैं कि दूध पी के सोना चाहिए। तो जो इस दिनचर्या को आप लोग अपनाएंगे, चेंज करेंगे अपना खाना पीना, शुगर तो उसी से ठीक हो जाएगी। वॉक एंड योग बहुत जरूरी है। वॉक आप कम से कम 4-5 किलोमीटर वॉक करें, और वॉक करने का तरीका एक ये होता है, एक तो होता है टहलना, वो होता है खाना खाने के बाद। लेकिन जब आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तो या ना तो आपको जॉगिंग करनी है और ना वॉकिंग करनी है, इतना फास्ट चलना है कि आपके ब्रीदिंग मतलब एकदम सांस फूलने लगे। सही में वॉकिंग वही होती है कि जब आपकी सांस फूलने लगे, आप बोल ना पाओ, तब उस वॉक का फायदा होता है। अदरवाइज आप कितना भी घूम लें, उस वॉक का कोई फायदा नहीं होता। योग भी हमें 20 मिनट्स 25 मिनट्स बहुत होता है, इससे ज्यादा नहीं करना होता। लेकिन योग अगर हम 20-25 मिनट्स करते हैं, तो वो प्रॉपर योग करना चाहिए। उसके बाद हमें प्राणायाम करना चाहिए 15 से 20 मिनट। ये हो गया है शुगर का। शुगर जिसको बहुत ज्यादा है, वो रात को 1 चम्मच दाना मेथी 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह उस दाना मेथी मेथी को चबा लें और पानी पी लें। और उसके बाद एक तो वो दूध दही छाछ का सेवन कुछ दिन के लिए बंद कर दें, और खाने में या तो मिस्सा आटा खाना शुरू कर दें, और ये दिनचर्या इंटरमीडिएंट फास्टिंग करें, डेफिनेटली शुगर ठीक हो जाती है। दूसरी चीज है कि बरसात के मौसम में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, ये हमारे पुराने जमाने से ही चला आ रहा है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे बहुत होशियार थे, बहुत समझदार थे, कि जब हमारे ये होता था, बारिश का मौसम होता था, सावन का महीना जिसको कहते थे, उसमें एक टाइम खाना खाते थे, 2 टाइम खाना नहीं खाते थे कोई भी। वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि जब है ना मौसम बादल का होता है, बादल होते हैं और सूर्य की किरणें पृथ्वी पर बहुत अच्छे से पूरी नहीं पड़ती हैं, तब हमारी पाचन क्रिया प्रभावित होती है, कुछ भी अच्छे से नहीं पचता। अगर आपने नोट किया हो तो इस समय हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा होता है, हमारे स्किन का कलर भी डाउन हो जाता है, और पेट में दर्द परेशानी,
ये सब हमारे चलती रहती है, क्योंकि पाचन क्रिया हमारी बहुत कमजोर हो चुकी होती है। इस समय पित्त बढ़ता है ना। तो इस समय दूध, दही, छाछ का सेवन वर्जित कहा जाता है, क्योंकि इन सबको पचाने के लिए हमारी स्थिति नहीं होती, तो हम लोग ये नहीं खाते। हरी लीफी वेजिटेबल जो होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, उनका सेवन भी हम नहीं करते, क्योंकि वो भी हमारे लिए सुपाच्य नहीं होती। एक तो इस समय उसमें कीड़े बहुत होते हैं बारिश के मौसम में, तो नहीं खाना चाहिए। दूसरा, वो हमारे लिए सुपाच्य नहीं होती, क्योंकि इस समय आयरन का पाचन, प्रोटीन का पाचन, ये सब नहीं होता। हम नॉनवेज भी नहीं खाते, हम एग भी नहीं खाते, हम प्याज भी नहीं खाते, क्योंकि प्याज भी बहुत हैवी होता है डाइजेस्ट करना, प्याज को, कच्चे प्याज को। इसलिए हमारे यहाँ ये सब चीजें वर्जित कही गई थी और हम नहीं खाते थे, तब तक हम स्वस्थ थे। लेकिन आजकल हम नहीं मानते, खा लेते हैं, तो बीमार हो जाते हैं। जब पित्त बढ़ जाता है बारिश के मौसम में, उसको शांत कर, देसी शांत करता है, देसी घी पित्त शांत करता है। देसी घी अपने ये जो तेल होता है, सरसों का तेल, तिल का तेल, इससे पकौड़े बनाने का बहुत फैशन है कि बारिश के मौसम में पकौड़े या कढ़ाई चलती चलती थी तो पकौड़े बनते थे। कभी भी आपके ज्यादा हो रहा हो तो आप एक चम्मच देसी घी लेके उसमें रख लें और धीरे धीरे उसको लेंगे, तो आपकी जितनी भी जलन होगी, परेशानी होगी, थोड़ा बहुत होगा, वो छुट्टी देगा, शाम चल जाएगा। तो बारिश के मौसम में तला भुना खाना चाहिए, रिफाइंड ऑयल का नहीं, या तो घी का, या और सरसों के तेल का, तिल के तेल का। उससे आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। आजकल तो बच्चे इतने कॉन्शियस हो गए हैं कि तला भुना नहीं है हमें, हमने जैसे जैसे चीजें छोड़ दी, वैसे वैसे हम परेशान हो गए। तो इसलिए बारिश के मौसम में ये है कि हमें, अगर एयरफॉल हो रहा है बहुत ज्यादा, तो हमें क्या करते हैं, जब एयरफॉल होने लगता है तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं। और फिर बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, मेरी एयर निकल रहा है तो हमें ये लगा लेना चाहिए, हम लोग लगा लेना चाहिए, हमें एलोवेरा लगा लो, हम नहीं नहीं, ऐसी गलती कभी मत करिएगा। हमारी जो सेंस है इस समय बहुत वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो उनके लिए दूसरे जो कमजोर जाती है, हमें बहुत ज्यादा उनको तकलीफ नहीं देनी चाहिए, ऑयल मसाज या कुछ बिल्कुल नहीं करना चाहिए बालों में, क्योंकि इससे आपका हेयर ज्यादा ही होगा। 2 महीने, 2.5 महीने सबके हो जाएगा, आपके भी होता है, इंसान के भी होता है, सब ऐसे बालों को छोड़ता है। कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। थोड़े बाद अगर आप कुछ नहीं करते हैं, कुछ बाद आप ठीक हो जाएगा। जब आप नहीं लेना शुरू करेंगे, बरसात का मौसम निकल जाएगा, उमस का मौसम खत्म हो जाएगा, तो ये अपने आप ठीक होने लगेगा, बहुत अच्छा हो जाएगा बालों की। इस समय से पहले लगते हैं। फेस पर भी जैसे हमारे फेस का चिकना हो जाता है, या ब्लैक हो जाता है बारिश के मौसम में, फेस बड़ा खराब हो जाता है, तो आना भी ना अच्छा करें, पानी पीने का शुद्ध हो जाना है, बहुत फायदेमंद हो जाता है, इससे फेस की रौनक वापस आ जाएगी। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी मतलब की ड्रेस में कोई दवाई लेने की या कुछ भी ऊपर से लगाने की जरूरत नहीं है। तो बात का संतुलन सबसे पहले जरूरी है हमारे शरीर में। अब क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि बात, पित्त और कफ, इसको पहचाने कैसे? तो इसीलिए ना कफ के साथ साथ कॉफी की एक तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे उल्टी आना, नाक आना, अस्थमा की बीमारी है, हार्ट अटैक की बीमारी है। ये सारी जितनी भी ऊपर जो बीमारियां होती हैं, कफ की होती हैं। उदर संबंधी रोग जितने भी होते हैं, वो पेट के होते हैं। पेट बढ़ने पर हमारे पेट में जलन होना, अल्सर होना, इस तरह की समस्याएं हैं, चिड़चिड़ापन आना, गुस्सा आना, बहुत जल्दबाज हो जाना, बात बात पे गुस्सा करना, डिप्रेशन आ जाना, ये सब पेट की बीमारियां हैं। और वात की बीमारी होती है कि आदमी सोचा जाता है, पसीना होना बंद कर देता है, शरीर भारी होने लगता है, थायराइड हो जाता है, बहुत सारा मोटापा चढ़ जाता है शरीर में। ये सारी वात की बीमारियां हैं। हमारे में जोड़ों में दर्द, हमारे पेट में सिर दर्द होना, ये सारी
वाणी बीमारी है, तो अगर कोई भी ऐसी बीमारी है तो पहले आप इस पे इसका बैलेंस करो। इसके लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग करें, जगह ठीक करें अपनी, हो सके तो कुछ दिन उपवास कर लें, ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि उपवास सबसे सस्ती और सबसे कारगर दवा है, इस दवा से अच्छी कोई दवा दुनिया में नहीं है और उससे ज्यादा कारगर कुछ भी नहीं है। उपवास कैसे करना है? उपवास हम लोग उपवास करते हैं, लेकिन हम उपवास रोजाना नहीं करना तो आता है। कल हमारा एकादशी का व्रत है, परसों या हम नवरात्रे करते हैं, 9 दिन हम व्रत करते हैं, 9वें दिन हम लोग जो माता चढ़ाते हैं या प्रसाद, काले चने, ये सब हम लोग खा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम बीमार हो जाते हैं। फिर हमें लगता है नहीं हमें व्रत करना चाहिए, हमें सीधी नहीं करना, हम बीमार हो जाते हैं क्योंकि हमें व्रत करना तो आता है, व्रत करना नहीं आता। जब हम 8-9 दिन उपवास में होते हैं तो हमारी जितनी भी अंदर ऑर्गन्स है वो शिथिल अवस्था में आ जाते हैं, वो काम ही नहीं करते, अंदर जाना इरिटेशन करना धीरे धीरे शिथिल हो जाते हैं। आप देखेंगे जो 4-5 दिन से तो आपको दुर्घटना भी बच जाती है, बहुत कम हो जाती है, जो भी समस्या रहते हैं उनकी, क्योंकि वो सारा उनका डाइजेशन सिस्टम शिथिल अवस्था में आ गया। फिर हम व्रत खोलते हैं, खोलने के बाद हमें सबसे पहले सूप, जूस और दाल का पानी 1 दिन ये पीना चाहिए। सेकंड डे हाफ रोटी, चूरे की दाल ये खानी चाहिए। धीरे धीरे हमें उपवास करना चाहिए, उससे हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं और वो उपवास और 9 दिन के उपवास का जो फल है वो हमें मिल पाता है। देखिए हमारे जो नवरात्रे आते हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था है हमारे जो चीज में कि हमारे जब भी नवरात्रे आते हैं दोनों में सब बदलाव होता है, उसमें सब्जियों का वनस्पति का सब बदलाव होता है। जैसे अक्टूबर के जब नवरात्रे आते हैं तो हमारे सब्जियों की सब्जियां खत्म हो गई है, सब्जियों की शोर हो रही है, मुर्गियों की खत्म हो रही है, सब बदलाव होता है। आप देखेंगे जो लोग इस समय फास्ट करते हैं 8 दिन, वो बड़े स्वस्थ रहते हैं, उनके कोई लूज मोशन वोमिटिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। जो लोग फास्ट नहीं करते हैं वो डॉक्टर की लाइन लगी होती है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। सर्दी के मौसम में हमेशा डॉक्टर के पास लग जाते हैं, सर संबंधित रोग हो जाते हैं। इसलिए हमारे बताए हैं कि हम 8 दिन तक फास्ट रखें, सब्जियों का वनस्पतियों का बदलाव किया जाए, जिससे मौसम बदल जाए और मौसम बदलने के समय हमारी जो शारीरिक स्थिति है वो भी मौसम के बदलाव में आ जाए। आजकल एलर्जी बहुत होते हैं या एस्मेटिक एलर्जी होते हैं, इससे लोग बहुत परेशान रहते हैं। इसमें हमें आपको याद आता है कि ये क्यों होती है, क्योंकि मौसम बदल गया और हम नहीं बदले। गाजर का आना, मटर का आना, गोभी का आना बंद गया, उगना बंद हो गया, लेकिन हमने उसको खाना नहीं छोड़ा कि आजकल पेस्टिसाइड्स की चीजें सारा पहले हमारे हमें अवेलेबल नहीं होती थी तो हम मौसम के अकॉर्डिंग खाना पीना करते थे, और जो वनस्पति जिस मौसम में आते हैं जब हम इसी मौसम में उसको खाते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। हम जब बेमेल खाते हैं कि सर्दी गाजर हम मई में रह गए या मौसम बदल गया और उसके बाद ही हम मार्च अप्रैल में गाजर ये सब खा रहे हैं, इससे हमारे स्किन की प्रॉब्लम होती है, स्किन की प्रॉब्लम होती है, जिनकी एलर्जी की प्रॉब्लम होती है वो इस कारण होती है।